गुड इवनिंग एंड वेलकम टू योर नेक्स्ट शेड्यूल। आज हम लोग बिजनेस प्रोफेशन स्टार्ट करते हैं। बिजनेस प्रोफेशन में थोड़ा बहुत डिटेल्स हम बताएंगे। इसमें आपका चांसेस है 15 मार्क्स में एक क्वेश्चन, 15 मार्क्स में लॉन्ग एक क्वेश्चन मिलेगा और 5 मार्क्स में भी कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आ सकता है या हम प्रोबेबल यही होना चाहिए। 15 में एक क्वेश्चन मिलेगा और 5 में एक क्वेश्चन मिलेगा। और 15 मार्क्स में ना 3 क्वेश्चन, 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। कोई भी 2 अटेंड करना है आपको, एक तो सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी और एक बिजनेस प्रोफेशन। ये तीनों से 15 में रहेगा ही रहेगा। इसमें से कोई भी 2 अटेंड करोगे क्योंकि 15 मार्क्स का 2 क्वेश्चन। बाकी कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस ना 5 नहीं 10 मार्क्स दे सकता है। और फिर आपका शुरू में जो रेसिडेंशियल स्टेटस की है वहां से 10 भी दे सकता है, पर 5 करके 2 भी दे सकता है, पर बेसिक से है। इस तरह आपका रहेगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं बिजनेस प्रोफेशन। बिजनेस प्रोफेशन तो मतलब बिजनेस हो रहा है या प्रोफेशनल इनकम हो रहा है, कोई प्रोफेशनल पर्सन, सर्टिफाइड पर्सन मैंने पहले डिस्कस किए थे बेसिक क्लास में। तो जो सर्टिफाइड पर्सन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फिर डॉक्टर, लॉयर एटसेट्रा, इन लोगों ने सर्टिफाइड मेंबर्स होता है ना उन लोगों ने, यस। तो उन लोगों ने अगर जॉब नहीं करके प्राइवेट प्रैक्टिस करते, फार्म खोल के बैठे, डॉक्टर चेम्बर में पेशेंट को देखे, इस ये जो अर्न कर रहे हैं उनका प्रोफेशनल इनकम आएगा। और अगर बिजनेस से हो रहा है तो बिजनेस इनकम, ये दोनों को हम लोग एक एक ही साथ दिखाएंगे। इसको कोई बोलते हैं पीजीबीपी, प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, और कोई बोलते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, है तो एक ही चीज। अब आ चलते हैं इसमें कैलकुलेशन कैसे होगा। सिंपल बात है, बिजनेस प्रोफेशन का इनकम जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग तो सिर्फ फाइनल अकाउंट किए अकाउंट्स में। हाँ सर, अकाउंट्स किए। अगर देखोगे नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्टर, ये सब तो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड थोड़ी करते, सर्विस प्रोवाइड। तो उन लोगों के लिए इनकम एक्सपेंडिचर बनता था क्लब सोसाइटी के लिए। यहाँ क्लब सोसाइटी के तो नहीं हो, तो अलग है, हम लोग इंडिविजुअल का कर रहे हैं। तो अगर डॉक्टर है, लॉयर है, तो इनकम एक्सपेंडिचर, तो रिसिप्ट पेमेंट, उससे इनकम एक्सपेंडिचर करते थे, सरप्लस या नेट इनकम आता था। और अदर बिजनेस है तो इसमें ट्रेडिंग पीएल बनाते थे, नेट प्रॉफिट आता था, है ना। तो सर अकाउंट्स तो कर लिए, उसमें तो प्रॉफिट पता है, उसी पे टैक्स दे देंगे। नहीं, प्रॉब्लम क्या होता है, टैक्स अथॉरिटी बोलते हैं वो जो ट्रेडिंग अकाउंट पीएल किए थे, इनकम एक्सपेंडिचर किए, तो अकाउंट्स के रूल से किए थे। यहाँ तो हम लोग का रूल्स फॉलो करो, हम लोग जो टैक्स के लिए रूल्स बताए उसके हिसाब से कैलकुलेशन करो। तो कैलकुलेशन करके आप क्या करोगे, प्रॉफिट एज पर टैक्स फाइन करोगे और उसी टैक्स पे करोगे, राइट। तो अल्टीमेटली एक बार हम कॉस्ट में आते, कॉस्ट में प्रॉफिट रिकॉन्सिलेशन किए थे ना, कॉस्ट प्रॉफिट और फिनांस प्रॉफिट। तो फिनांस प्रॉफिट से कॉस्ट, कॉस्ट से फिनांस, क्या कर रहे थे, जो डिस्क्रिपेंसी डिफरेंस आ रहा था उस सब को एडलेस कर रहे थे ना। तो फिनांस से कॉस्ट आ रहे थे, कॉस्ट से फिनांस। यहाँ भी वही रूल फॉलो करेंगे। जो पीएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट दे दिया, नेट प्रॉफिट में कुछ एक्सपेंसेस टैक्स बोलता नहीं, डिसअलाउड है। तो एक्सपेंसेस तो फिनांस में माइनस कर चुके थे, लेकिन टैक्स उसको एक्सपेंसेस मानते नहीं, तो उसको ऐड कर लेंगे। एक्सपेंसेस नहीं मानते हैं ना, तो एक्सपेंसेस, फाइनेंस में तो टैक्स माइनस कर, एक्सपेंसेस माइनस कर दिए थे। टैक्स बोलते नहीं आपका एक्सपेंसेस नहीं है, अब उसको हटाओ, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो ऐड कर लेंगे। और कुछ इनकम मैंने दिखाए थे, जो इनकम इन मतलब फिनांस में तो रिकॉर्ड किए थे, लेकिन टैक्स बोलते नहीं आपका बिजनेस इनकम नहीं है, ये आपका कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेस, अदर हेड्स ऑफ इनकम, इसमें से हटाओ, अदर हेड्स में दिखाओ। तो हम लोग इस हेड से हटाएंगे, मतलब इनकम में इंक्लूड था उसको लेस करेंगे। इस तरह एडलेस करके नेट प्रॉफिट से जब कैलकुलेशन करोगे, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट। मतलब डायरेक्टली हम लोग को प्रॉफिट नहीं फाइन करे, टैक्स प्रॉफिट, एक प्रॉफिट से दूसरा मतलब फिनांस प्रॉफिट से, अकाउंट्स प्रॉफिट से टैक्स प्रॉफिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब नेट प्रॉफिट दे देगा बिजनेस में, मतलब एक पीएल अकाउंट दे दिया क्वेश्चन, उसमें नेट प्रॉफिट दे दिया, समझ लेना उससे इनडायरेक्ट मेथड आप करोगे। ऐसा बात नहीं कि डायरेक्ट नहीं कर सकते, कर सकते हो। पूरा कंप्लीट पीएल दे दिया तो आप इनडायरेक्ट मेथड करोगे, करके क्या करोगे, वही एडलेस करके नेट प्रॉफिट एज पर टैक्स आ जाएगा, बस हो गया कैलकुलेशन। और तो एक कहाँ फॉलो करेंगे, जनरली फॉलो करेंगे, लेकिन हम लोग सब क्वेश्चन में फॉलो कर सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। जनरली फॉलो करेंगे जहां नेट प्रॉफिट आपको दे दिया, ट्रेडिंग पीएल दे दिया, क्योंकि वो तो मैक्सिमम कर चुके थे। बस जो डिसअलाउड उसको हटा देंगे, बस आ जाएगा मेरा इनकम। उतना फिर क्यों करते जाएंगे। एक ऑप्शन क्लियर समझ में आया। लेकिन अगर आपको रिसीव पेमेंट दे दिया या कैश बुक दे दिया, ठीक है ना, रिसीव पेमेंट, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस दे दिया, लेकिन फाइनल अकाउंट करके नहीं दिया, इनकम एक्सपेंडिचर, ये आपका ट्रेडिंग पेल नहीं करके दिए, तो आप इस केस में अकाउंट्स के हिसाब से करके फिर वही फिनांस प्रॉफिट्स को
टैक्स प्रॉफिट में लेके नहीं आना है, उसमें सिर्फ ये फॉलो करेंगे टैक्स के हिसाब से कौन सा इनकम है उसी को जोड़ लेंगे, और टैक्स के हिसाब से क्या एक्सपेंसेस उसको माइनस कर देंगे, और फिर टैक्स के हिसाब से डिप्रिसिएशन कितना वो माइनस कर देंगे, तो आएगा टैक्सेबल इनकम। बोलो क्लियर है ना? देयर आर टू मेथड, वन डायरेक्ट अदर इज इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट कब करेंगे? अगर आपको रिसिप्ट पेमेंट दे दिया, अगर आपको कैश बुक दे दिया, पूरा ईयर का कैश बुक, वो सारा रिसिप्ट पेमेंट ही है, तो एक प्रकार का मतलब रिसिप्ट पेमेंट दे दिया, या ट्रायल बैलेंस दे दिया है और एडजस्टमेंट दे दिए, तो आप तो इसमें टैक्स के हिसाब से ही इनकम लोगे और एक्सपेंसेस लोगे, और उसके हिसाब से मतलब इनकम एज पर टैक्स आ जाएगा। तो डायरेक्ट मेथड हो गया। और अगर आपको ट्रेडिंग पीएल बना के दे दिए, इनकम एक्सपेंडिचर बना के दे दिए, नेट इनकम मतलब नेट प्रॉफिट दे दिए, तो इसमें आप इनडायरेक्ट मेथड फॉलो कर सकते हो। बोलो क्लियर है ना? यस। अब हम डिटेल्स में आते हैं, थोड़ा बहुत लिखे, क्या लिखे वो हम एक बार वो हम डिस्कस करते हैं। ये है चैप्टर प्रॉफिट एंड गेन्स एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन। ओके, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन उतना उतना कुछ, व्हाट इज बिजनेस प्रोफेशन, फिर इसमें बहुत कुछ है, वो सब कुछ नहीं देखना, मेन आपको कैलकुलेशन करना है इनकम कैसे कैलकुलेशन करोगे, बिजनेस इनकम। तो एक मेथड मैंने लिखे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, ये डायरेक्ट मेथड कब फॉलो होता है ये भी लिखे, व्हेन रिसिप्ट्स पेमेंट्स या कैश बुक गिवन, जनरली ये सब दे दिया तो फॉलो करोगे, यानी कि सर ट्रेडिंग पीएल दे दिया, नेट प्रॉफिट दे दिया, फिर कर सकते क्या? हाँ, उसमें भी कर सकते। तो वो ट्रेडिंग पीएल का हम लोग इन ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड जो था इनकम, वो सिर्फ अपना जो बिजनेस इनकम वो लेंगे, और एक्सपेंसेस में से सारा नहीं, जो बिजनेस एक्सपेंसेस एज पर टैक्स वही लेंगे, उसके हिसाब से आ जाएगा। लेकिन बेटर होगा आप क्या करोगे, इनडायरेक्ट फॉलो करोगे, राइट? तो हम लोग अभी डायरेक्ट में आ रहे हैं, ये दे दिया है। और जनरली एक चीज और ध्यान में रखोगे, अगर डायरेक्ट दे रहे हैं ना तो श्योर किसी प्रोफेशनल पर्सन का देगा, मतलब रिसिप्ट पेमेंट आपको दे देगा, डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना? यस। तो इस केस में कैसे करोगे, एक रूल्स बताते, डायरेक्ट मेथड, क्योंकि ये इजी होता है, और क्वेश्चन किसी भी एक मेथड से आएगा, हो सकता है एक ऑनर्स में दे दिए डायरेक्ट, जनरल में इनडायरेक्ट, या उल्टा कुछ भी, तो इसीलिए दोनों करके जाओगे। और यस, हाउ टू कैलकुलेट, कैलकुलेट कैसे करोगे? इसमें सिर्फ इनकम अलाउड एज पर टैक्स, मतलब ओनली टैक्सेबल इनकम एज पर बिजनेस प्रोफेशन वही लेना होगा। अब फिर मैं बता रहा हूं, मेनली प्रोफेशनल पर्सन का दे रहे हैं, तो प्रोफेशनल पर्सन का इनकम क्या होगा बोलो, हम उसी को लिखे, उसी को लेना है, डायरेक्ट मेथड है ना, सिर्फ प्रोफेशन से रिलेटेड। अगर बिजनेस है तो बिजनेस रिलेटेड इनकम क्या होगा वही लेंगे। मेनली इसमें प्रोफेशनल से देता है, उसके हिसाब से बताए, क्योंकि पूरा डिटेल्स डिस्कस करना अभी टाइम मैटर करता है। तो प्रोफेशनल रिसिप्ट्स अगर चार्टर्ड है तो उन लोगों ने क्या करते, ऑडिट करते, ऑडिट के लिए फीस मिला, कंसल्टेंट फीस मिला, फिर टैक्सेशन का ये करते, टैक्स फाइलिंग का काम करते, उसके लिए मिलेगा, अकाउंटिंग का वर्क करते हैं, सारा बहुत सारे बिजनेस का अकाउंट्स का काम करके देते, उसके लिए फीस मिलेगा, ये सबको बोलोगे प्रोफेशनल फीस। डॉक्टर है तो उन लोगों ने भी विजिट करते, विजिटिंग फीस, चेंबर में देखते, चेंबर में पेशेंट से फीस मिलता है, ठीक है ना, प्रोफेशनल फीस। या डॉक्टर मेडिसिन का शॉप भी खोल के रखे, मतलब चेंबर बगल में एक मेडिसिन शॉप भी करके रखे, एक साथ वो चला रहे, उसी शॉप के अंदर ही चेंबर वो डॉक्टर विजिट करते पेशेंट को, ठीक है ना, तो शॉप में मेडिसिन भी बेच रहे हैं, प्लस आपका विजिट भी करते, तो वो सब सेल ऑफ मेडिसिन, हाँ अगर डॉक्टर है तो ये सब आ जाएगा। फिर अगर ऐसा प्रोफेशनल पर्सन को अगर गिफ्ट मिलता है पेशेंट से, अगर डॉक्टर को पेशेंट से मिला, एक चार्टर्ड फर्म को मिला उनका क्लाइंट से, टैक्स फाइलिंग जो बना के देते हो क्लाइंट से, उन लोगों से गिफ्ट मिला, लेकिन क्यों गिफ्ट मिला, यानी कि बर्थडे में आके गिफ्ट दे दिया, वो पर्सनल हो गया, वो इसमें नहीं आएगा, अदर सोर्सेस में। लेकिन ये मान लो एक डॉक्टर को एक पेशेंट कहीं पे ठीक नहीं हो रहा था, इनके पास आए, ठीक हो गए, तो इन्होंने डॉक्टर को ना खुशी से फीस तो, विजिटिंग फीस तो पे किए थे, सारा फीस पे किए थे, खुशी से मान लो 1 लाख रुपया का एक कार, 1 लाख का होता नहीं, मान लो एक बाइक खरीद करके दे दी डॉक्टर को खुशी से। तो अगर अप्रिसिएशन ऑफ सर्विस कुछ भी दे रहे, अगर कोई 1,000 रुपया भी दे रहे, ये सर्विस अप्रिसिएट करके, तो वो भी आधार एक आपका इनकम मान लोगे, ठीक है ना। और अगर बिजनेस है, डायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहे हैं, मतलब उसमें रिसिप्ट पेमेंट दे दिया, या आपको कैश बुक दे दिया, या आपको ट्रायल बैलेंस दे दिया, तो इसमें सिर्फ इनकम क्या लेंगे, बिजनेस का इनकम जो सेल्स है ना, मेनली सेल्स होता है, तो सेल्स ले लेंगे। समझ में आया ना? यस। और अदर इनकम बिजनेस रिलेटेड है तो भी लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। जैसे बोलो इंटरेस्ट मिला, पीएल में करते थे ना, वो तो इंटरेस्ट अदर सोर्सेस इनकम होता है, डिविडेंड मिला अदर सोर्सेस होता है,
क्रेडिट साइड पीएल में लिखते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, वो तो कैपिटल गेन में आ जाता है। तो मतलब अदर जो हेड्स ऑफ इनकम है, मतलब बिजनेस प्रोफेशन छोड़ के कैपिटल गेन अदर सोर्सेस, इसमें जो जो इनकम आता है वो चैप्टर कर चुके थे ना, तो उसको यहां से हटा दोगे। वो अगर इनकम में दिखा है तो उसको हटा दोगे, उसको नहीं लेना है इसमें। क्लियर है ना? यस। तो इसमें आएगा प्रोफेशनल रिसीव, विजिटिंग फीस, सेल ऑफ मेडिसिन गिफ्ट एक्सेट्रा, ये सब ऐड कर लो। ये डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं, तो टोटल इनकम एज पर टैक्स रूल वही तो लिए ना, अदर तो इनकम नहीं लिए, अदर हेड्स ऑफ इनकम। इनकम से आप एक्सपेंसेस लेस करोगे एक्सपेंसेस अलाउड एज पर टैक्स। अब क्या लेस करोगे? ये भी एज पर टैक्स बिजनेस का, प्रोफेशन का क्या एक्सपेंसेस है वो लेस करोगे। ऑफिस का खर्चा हो रहा है, ऑफिस स्टाफ सैलरीज पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, प्रोफेशनल एक्सपेंसेस लग रहे हैं, प्रोफेशनल ऑडिट करने के लिए ऑडिट ऑडिट जो चार्टर्ड फर्म उसका उसमें स्टाफ रखे, वो लोग ऑडिट करने जाते हैं, वो सब फीस दे रहे हैं, है ना। फिर आर्टिकलशिप के लिए आता है, चार्टर्ड का स्टूडेंट लोग आते हैं, वहाँ आर्टिकलशिप करते हैं, उनको ऑनरेरियम देते, स्टाइफंड देते, वो सारा एक्सपेंसेस यहाँ आ जाएगा। प्रोफेशन रिलेटेड ही तो है ना। मेंबरशिप, वो जो चार्टर्ड है, डॉक्टर है, उन लोग का मेंबरशिप होता है, रजिस्टर्ड नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ना, मेंबरशिप कंटिन्यू करना होता है, फीस देना होता है, वो प्रोफेशन रिलेटेड वो भी आ जाएगा। अगर ऑफिस है, चेम्बर है, उसका रेंट है, वो आ जाएगा। हाँ, अगर एक ही घर लिए, उसमें एक फर्स्ट फ्लोर में वो डॉक्टर खुद रहते और ग्राउंड फ्लोर में चेम्बर खोल के बैठे, तो पूरा रेंट का आधा जो प्रोफेशन का चेम्बर वो आ जाएगा इसमें। तो इसलिए मेनली ऑफिस पर्पस के लिए इसे लिखे। इलेक्ट्रिक बिल पूरा पे हुआ, इसमें अपना घर का भी कुछ पड़ता तो ऑफिस का पार्ट इसमें दिखा दोगे। कार एक्सपेंसेस, कार यूज करते और डॉक्टर विजिटिंग करने के लिए भी जाते, ठीक है, और फिर अपना घर का फैमिली मेंबर्स भी कभी जाते, तो घर के लिए जितना खर्चा किए वो नहीं लेंगे, कार एक्सपेंसेस फिर ऑफिस का ले लेंगे। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस या नोट एक आएगा, ठीक है, इसमें से बहुत एक डिटेल्स हम देंगे, क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च कभी कभी अलग से भी देता है। और डिप्रिसिएशन एज पर टैक्स रूल नोट 2, क्योंकि ये सब सेपरेटली क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी दे सकता है, तो इसीलिए इस पे ट्रेस दिए, बाकी कुछ नोट नहीं किए। नोट 2 किए, नोट 1, नोट 2, चाहे डायरेक्ट मेथड हो इनडायरेक्ट मेथड हो, ये हो सकता है इसका जरूरत पड़ेगा, तो इसीलिए बेटर होगा ये सीख लोगे, ठीक है। और ये सारा एक्सपेंसेस अलाउड आ गया, इनकम अलाउड माइनस एक्सपेंसेस अलाउड, मिल गया आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, राइट? यस सर। इसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस, इनकम एक्सेट्रा अलाउड नहीं होता है। क्या क्या नहीं होता है हम लोग इनडायरेक्ट मेथड में एक बार सीखेंगे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा क्या अलाउ होता है नहीं होता है, राइट? यस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे आ, तो साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस, इसके बारे में सीखना थोड़ा जरूरी है। 5 मार्क्स में कुछ इस तरह क्वेश्चन दे सकता है कि ये सर खर्चा हुआ, ये साइंटिफिक रिसर्च अलाउ होगा या नहीं होगा, ये बताओ। तो उसका डिटेल्स थोड़ा, साइंटिफिक रिसर्च मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। रिसर्च मेडिसिन के लिए भी हो सकता है, रिसर्च अकाउंटिंग को डेवलप करने के लिए, रिसर्च कॉस्ट कंट्रोल के लिए हो सकता है, रिसर्च आपका कोई भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेके हो सकता है, ठीक है ना। बहुत सारे चीज का रिसर्च हो सकता है। इवन हम लोग जो पैकिंग करते हैं गुड्स, वो पैकिंग मटेरियल्स का भी रिसर्च होता है। तो रिसर्च बहुत सारे काम पे होता है। अब देखते हैं रिसर्च में खर्चा एक बिजनेस किस तरह कर सकते हैं। दो तरह का, इन हाउस रिसर्च और आउटसाइड, मतलब अपना बिजनेस में ही एक ऑफिस खोल दिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक सेपरेट मतलब अलग से एक सेंटर खोल दिए बिजनेस का ही, है ना। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, उसमें हम लोग न्यू साइंटिस्ट को लेके आए और उसमें रिसर्च का काम चल रहा है। तो एक होता है इन हाउस रिसर्च, इसको क्या बोलोगे? इन हाउस रिसर्च। और एक अपना ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट, अप्रूव्ड साइंटिफिक इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से सब करते हैं, ठीक है ना। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है ना। इतना आईआईटी कॉलेज है, इतना आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसरो है, स्पेस रिसर्च करते हैं। इस तरह बहुत सारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट से, ठीक है ना। वहां अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करोगे तो इन हाउस नहीं है, आउटसाइड हो गया ना। तो दो जगह दो चीज हो रहे रिसर्च में, एक अपना बिजनेस में रिसर्च सेंटर खोल के बैठे, वो इन हाउस हो गया। और फिर दूसरा हम किसी और जगह कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं, अगर ये साइंटिफिक एक्सपेंस है, रिसर्च एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू नेचर का, मतलब डे टू डे खर्चा जैसा है, ठीक है ना। स्टाफ रिसर्च में जो काम कर रहे हैं उनको सैलरी देते हैं, रेवेन्यू नेचर, ठीक है ना। उसमें कुछ खर्चा रिसर्च के लिए जो केमिकल्स या कुछ भी लग रहा है, पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स, ये सब का खर्चा लग रहा है ना रिसर्च के लिए, साइंटिस्ट जो कर रहे हैं उनका। तो उसमें जो खर्चा हो रहा है डे टू डे, उसको बोलोगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंसेस
अलाउ होगा या नहीं होगा, इसके लिए देखोगे पहले हम लोग देख रहे हैं अगर इन हाउस रिसर्च है, कौन सा रिसर्च, अगर इन हाउस रिसर्च मतलब क्या बोले, अपना बिजनेस में रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर खोल दिए, तो इसमें से 100% अलाउ करोगे रिसर्च फॉर बिजनेस, अपना बिजनेस रिलेटेड रिसर्च है, हम अपना रिसर्च डेवलपमेंट खोले, अपना ही बिजनेस रिलेटेड हो रहा है, तो पूरा खर्चा रेवेन्यू जितना भी है अलाउ करोगे, राइट। और लेकिन नॉट अलाउड इफ नॉट फॉर बिजनेस रिलेटेड, राइट, ओके क्लियर है, यस। लेकिन यही रेवेन्यू एक्सपेंसेस आउटसाइड कंट्रीब्यूट करोगे, कहाँ कंट्रीब्यूट करोगे, टू अप्रूव्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस एक्सेट्रा, है ना। जैसे अभी बोले आईआईटी है, आईआईएम्स है, आईआईएम्स मेडिकल रिसर्च होता है, एम्स में आईआईएम्स है ना, मतलब मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कॉलेज, इस सब में होता रहे ना, तो वहां करोगे, तो 100% अलाउड होगा, आइदर रिलेटिंग टू बिजनेस और नॉट, इस सब में मेरा बिजनेस रिलेटेड हो या ना हो, हम दूसरे को दिए ना, कंट्रीब्यूट किए, अलॉइज हम मेरे लिए ही तो हम किसी को देंगे, ऐसा बात नहीं है। तो आई रिलेटिंग टू बिजनेस हो या नॉट, नॉट रिलेटिंग टू माई बिजनेस, फिर भी ये 100% अलाउ किया जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंसेस से, क्लियर है, बोलो क्लियर। एक चीज और ध्यान रखना, ये जो हम डोनेट मतलब कंट्रीब्यूट किए, मेरे लिए डोनेशन समझ लो, है ना, ये कंट्रीब्यूशन उन जो जिस अथॉरिटी को दिए वो अप्रूव बाय गवर्नमेंट होना चाहिए। सेकंड, उन लोगों ने एक अथॉरिटी एक आपको सर्टिफाई करेगा, हाँ हमको इतना दिए, तो वही माना जाएगा, नहीं तो हम कुछ भी बोल देंगे, वो लोग अलाउ, टैक्स अथॉरिटी थोड़ी अलाउ करेगा। तो इसमें अगर आउटसाइड किए तो इसमें एक प्रूफ चाहिए ना, बोलो बोलो, आउटसाइड से प्रूफ चाहिए या नहीं, यस ऑब्वियसली प्रूफ चाहिए। तो इस केस में कितना सर्टिफाई की अथॉरिटी, जिस अथॉरिटी को दिए, मतलब कलकत्ता यूनिवर्सिटी का साइंस डिपार्टमेंट, उनको कुछ दिए मैंने रिसर्च डेवलपमेंट करने के लिए, है ना। अब वो मेरे लिए हो सकता है या किसी देश का डेवलपमेंट के लिए होता है, हो सकता है ना। तो मैंने जो दिए है, अब कलकत्ता यूनिवर्सिटी एक अप्रूवल देगा ना हमको, सर्टिफाई कॉपी सर्टिफिकेट देगा ना, अरे इतना का मिस्टर गौतम सामंत तो हमको पे किए थे, हम लोग को पे किए थे रिसर्च के लिए, वो सर्टिफिकेट ही बताएगा हम एक्चुअली जेन्युइन कितना किए, और टैक्स अथॉरिटी उसी को अलाउ करेगा। अब क्लियर है एकदम, ओके। तो इन हाउस रिसर्च में अगर मैंने अपना घर में रेवेन्यू एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, तो इस केस में अपना बिजनेस रिलेटेड होगा तो अलाउ करेंगे, नहीं तो अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आउटसाइड कंट्रीब्यूट करे किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट को, ठीक है, तो इस केस में पूरा अलाउ होगा, 100% अलाउ हो जाएगा, लेकिन एक सर्टिफिकेट अगर अथॉरिटी से मिले तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, क्लियर है, बोलो। मान लो हम खर्चा दिखा रहे हैं कि 50,000, लेकिन अथॉरिटी सर्टिफाई किए ओनली 40, तो 40 किया जाएगा, क्लियर है, यस से। नेक्स्ट, नेक्स्ट हो रहा है क्या ना, इन हाउस रिसर्च, इन हाउस सॉरी, नेक्स्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो तो रेवेन्यू था। अब कैपिटल, सर कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ये लॉन्ग टर्म एसेट्स पे इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। रिसर्च डेवलपमेंट के लिए अपना ऑफिस इन हाउस रिसर्च में एक प्लांट लेके आए बाहर से, तो प्लांट से ये सब केमिकल से टेस्ट किया जाता है, वो यहाँ उतना डेवलप नहीं है, बाहर से लेके आए, ठीक है ना, डेवलप कंट्री से लेके आए, तो इसका इसका खर्चा हो रहा है, तो एसेट से सर डिप्रिसिएशन होगा, और जितना दिन लाइव उस पर डिप्रिसिएशन करेंगे ना, ना बाबू, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर भी इन हाउस रिसर्च, अब फिर आते, अगर आपने रिसर्च अपना बिजनेस का लिए हो रहा है, रिलेटिंग टू बिजनेस, 100% एक्सपेंसेस अलाउ कर दोगे, रिसर्च एक्सपेंसेस फिर भी 100% अलाउ हो जाएगा, ठीक है। और नॉट अलाउड फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंड, इन हाउस रिसर्च में आपने जमीन खरीदे, इसके बाद रिसर्च सेंटर बनेगा, और उसके ऊपर हम लोग रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर बनाएंगे अगर रिसर्च खर्चा होगा ना। लेकिन प्लांट खरीदो, अदर एसेट्स मशीन खरीदो, ये सब खर्चा, ये तो कैपिटल नेचर, ये सब तो अलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर आप जमीन खरीदोगे, उसमें रिसर्च सेंटर बनेगा, ठीक है, लेकिन उस जमीन का खर्चा, हाँ सर जब रिसर्च सेंटर बन जाएगा तो जमीन का खर्चा तो भी उसको नहीं कंसिडर करोगे, और डिसअलाउड होगा, ठीक है। ये डिप्रिसिएबल एसेट्स नहीं है और ये डिसअलाउड हो जाएगा, बोलो बोलो क्लियर है, यस। इन हाउस रिसर्च में ये देखोगे। अब आउटसाइड रिसर्च में हम जमीन के लिए पैसा दे, किसके लिए दे, देखना नहीं है, 100% अलाउ किया जाएगा एक्सपेंसेस, लेकिन सर्टिफाइड बाय अप्रूव्ड अथॉरिटी होना चाहिए, अपना लिए अपने लिए हो या बाहर आउटसाइड के लिए हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अलाउ किया जाएगा, बोलो 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 क्लियर है, यस। इसी बेसिस पे क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन अपना मैट में जो था, मैट में कुछ क्वेश्चन था, अब रिवीजन सीट देखो, रिवीजन सीट में मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे, उसको एक बार देख लेते, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने बार बार गलती कर लेते,
क्या कर रहे हैं? यस, इसमें कुछ क्वेश्चन पहले डिप्रिसिएशन रिलेटेड है, ये सारा डिप्रिसिएशन सीखेंगे हम लोग अभी। अब आ जाते हैं रिसर्च रिलेटेड खर्चा, और कुछ इसमें एक्स्ट्रा और है। अच्छे डिस्कस कर लेते। वो पोर्शन भी आगे हो सकता है डिस्कस हम करते, लेकिन अभी कर लेते एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द एडमिसिबिलिटी और अदरवाइज। ये एक्चुअली पूरा मतलब ये करने से अच्छा होता, पूरा हम लोग अगर सीख लेते ना, नॉन मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो अच्छा होता। फिर भी रिसर्च रिलेटेड भी है, तो इसको एक बार डिस्कस तो कर ले। क्या है देखो, फर्स्ट, ऑन 19th 10 11 23 25,000 पेड कैश टू सप्लायर फॉर मटेरियल्स। अच्छा, एक चीज ध्यान दो, मतलब ये खरीदे थे, मटेरियल्स खरीदे थे सप्लायर से। अपना बिजनेस का है ये, अपना सिर्फ प्रोफेशन नहीं, बिजनेस रिलेटेड। मैंने बिजनेस में कुछ मटेरियल्स खरीदे थे, और कैशियर को, सॉरी कैशियर बोल रहे, जिनसे खरीदे थे क्रेडिटर्स, उनको 25,000 रुपया कैश पे किए। कैश पे किए, ध्यान दो। इसमें टैक्स अथॉरिटी बोलते हैं, अगर आप 10,000 से ज्यादा किसी से ट्रांजैक्शन करो, वन टाइम पूरा ईयर मिला के नहीं, वन टाइम, कोई भी एक्सपेंसेस पे कर रहे हो, चाहे वो अपना स्टाफ को सैलरी पे कर रहे हो या किसी और को रेंट पे कर रहे हो, ठीक है ना, और अपना जहां से खरीदे थे उनको सामान के लिए पैसा पे कर रहे हो, वन ट्रांजैक्शन, वन टाइम ट्रांजैक्शन में अगर 10,000 से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो गया, और उसमें आप कैश पे किए, मतलब चेक, आजकल ऑनलाइन पेमेंट, ये सब नहीं, कैश पे किए, हार्ड कैश, तो इस केस में ना वो डिसअलाउड हो जाएगा, पूरा डिसअलाउड होगा, यानी कि 10,000 से जितना एक्स्ट्रा, टोटल एक्सपेंसेस डिसअलाउ कर देगा उन लोगों ने, ठीक है ना। आपको डिस्कस कर रहे हैं, कैश में नहीं, ज्यादा चेक या ड्राफ्ट, इस सब से काम करो, ठीक है ना, या बैंक से आपका आजकल तो ऑनलाइन बैंकिंग होता ही है, उससे करो। आजकल तो और हो गया इजी, है ना, पेटीएम, जी पे, गूगल पे, एक्सेट्रा, सबसे ट्रांजैक्शन हो जाता है, वो करो, ठीक है। लेकिन कैश दोगे 10,000 से ज्यादा वन वन ट्रांजैक्शन में, तो टोटल अमाउंट डिसअलाउड हो जाएगा। बोलो, हम इनडायरेक्ट जब करेंगे तो उसमें भी आपको ये ध्यान में आ जाएगा, ठीक है, और डिस्कस नहीं करना होगा, चलो अच्छा है। सेकंड, पेड 15,000 टू एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। हाँ, हम आई एम द एम्प्लॉयर, मेरा बिजनेस है, मेरा स्टाफ है, उनका प्रोविडेंट फंड में जमा कर रहे हैं, लेकिन इसमें है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग के अंदर ही पे किए तो ठीक है, उसके बाद तो डिसअलाउड हो जाएगा। पेमेंट विद इन पेमेंट होगा तभी अलाउ करोगे, फाइलिंग के बाद क्या, उसके बाद क्लेम क्या करेंगे, डिसअलाउड हो जाएगा। ये बोला आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग, इसीलिए डिसअलाउड हो जाएगा। विद इन फाइलिंग डेट हो जाता तो फिर अलाउ हो जाता, ठीक है ना, कंट्रीब्यूट हो जाना चाहिए, विद इन फाइलिंग पीरियड हो जाना चाहिए। ओके, बोलो, ये डिसअलाउड हो जाएगा। नेक्स्ट, अब यह साइंटिफिक रिसर्च इसमें दे दिए एक एंट्री एक्स्ट्रा, परचेज ऑफ मशीन कॉस्टिंग इतना फॉर पर्पस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, तो ये मशीन अपना बिजनेस में ही खरीदे, तो आउटसाइड नहीं, इन हाउस रिसर्च के लिए, तो किस में, रिलेटिंग टू बिजनेस है, यस रिलेटेड टू बिजनेस, तो 100% अलाउ हो जाएगा। समझ में आया, यही चीज लिखे। एंड सर ये डिसअलाउड, क्योंकि कैश, इसमें डिसअलाउड अगर रीजन पूछेगा विद रीजन, तो बताओगे कि ये कैश एक्सपेंसेस या कैश पेमेंट वन टाइम अबव 10,000, तो इन दिस केस 100% पेमेंट इज डिसअलाउड, ये लिखोगे, ठीक है, अगर रीजन पूछे तो, नहीं तो डायरेक्ट डिसअलाउड लिख लोगे। सेकंड क्या बोले थे, डिले आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग है ना, तो इसीलिए वो भी क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। और थर्ड तो 100% अलाउड हो गया, बस यही लिखना है। कितना मतलब इस तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं, तो आपको आसानी से मार्क्स मिलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन से अच्छा से मार्क्स मिलेगा इसमें, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में कहाँ मिस्टेक होगा पता नहीं चलेगा, है ना, बट यहाँ ये बेनिफिट है, आप अलाउड डिसअलाउड बस ये लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 7 8, इस तरह ऐसा ही क्वेश्चन है। अब साइंटिफिक रिसर्च से और कुछ क्वेश्चन हम लिखेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना, यस। क्वेश्चन 6 हम डायरेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना, यस। क्वेश्चन 6 में आप क्या दिए देखो, ये बोल रहे हैं डिस्कस द एडमिसिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस पेमेंट ऑफ असेसमेंट ईयर। अच्छा, यस यस यस, ये सब फिर डिस्कस यहीं पे हो जाएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, टैक्स में अकाउंट्स में करते थे ना कि डाउटफुल है प्रोविजन, टैक्स अथॉरिटी बोल रहे हैं बाबू प्रोविजन रिजर्व टिजर्व कुछ नहीं चलेगा। प्रोविजन क्या है, वो तो फ्यूचर का है, फ्यूचर अभी क्या, अभी बैड हुआ क्या, अभी बैड हुआ तो लिखो, नहीं तो बैड, प्रोविजन अलाउ नहीं करेंगे, तो डिसअलाउड एक्सपेंसेस है, ठीक है ना। हम लोग अकाउंट्स में करते, लेकिन टैक्स बोलते हैं जब बैड होगा उसी टाइम बैड दिखाओ, लेकिन प्रोविजन रिजर्व ये सब नहीं चलेगा, वो तो फ्यूचर का है, अभी तो टैक्स दे दो, फ्यूचर में जब होगा उस टाइम देखा जाएगा। तो कोई भी प्रोविजन किया जा रहा है एक्सपेंसेस के लिए, वो इसमें डिसअलाउ कर देते हैं। क्लियर, बोलो,
बैड डेट्स, हाँ बैड तो फिर अलाउ किया जाएगा, बैड डेट्स अलाउ किया जाएगा, लेकिन कंडीशन है अगर वो कस्टमर सॉल्वेंट है, ठीक है ना, या उस उनका अगेंस्ट में कोर्ट में पेंडिंग केस चल रहा है, अभी सेटल्ड हुआ नहीं, तो इस केस में तो बैड को डिसअलाउ कर देंगे, हम लिख दिए थे लेकिन डिसअलाउ करेंगे, अदरवाइज क्या किया जाएगा, अलाउ किया जाएगा, तो ये अलाउड एक्सपेंसेस हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, वही फिर रिपीट हो गया, 18,500 कैश एट ए टाइम, बोलो 10,000 से ज्यादा पे किए ना तो डिसअलाउड हो जाएगा पूरा 18,500, क्योंकि इसमें रीजन पूछेगा तो लिखोगे कि आपका अब 10,000 कैश पेमेंट वन टाइम था इसीलिए डिसअलाउड हो गया, या क्रेडिटर्स को पे करे, अपना स्टाफ को सैलरी पे करे, अगर 10,000 से ज्यादा सैलरी है तो चेक में ही होना चाहिए, बैंक में जाना चाहिए, डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर, ठीक है, या अगर कैश में दोगे तो डिसअलाउड हो जाएगा पूरा। ना पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एक्चुअली टैक्स में डिसअलाउ किया जाएगा, अगर है पार्टनरशिप फर्म है तो उस केस में अलाउ किया जाता है टू सर्टेन एक्सटेंट, बट अगर प्रोप्राइटरी है, बोलो आपका बिजनेस है, आप इंटरेस्ट क्या चार्ज कर रहे हो बाबू, आप लोन दिए फार्म को क्या, अब कैपिटल तो रिस्क लोगे प्रॉफिट कमाओगे, तो ये डिसअलाउड हो जाएगा, ठीक है। अगर ये प्रोप्राइटर खुद सैलरी चार्ज करता है लेकिन ये डिसअलाउड हो जाएगा, पर्सनली कुछ घर का खर्चा यहाँ दिखा दिए तो डिसअलाउड हो जाएगा, इनकम टैक्स दिखाए एक्सपेंसेस डिसअलाउड हो जाएगा, क्योंकि ये सब इनकम टैक्स सिर्फ बिजनेस इनकम नहीं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, सब इनकम जोड़ा जाता है, और उस टोटल इनकम उसमें से कुछ रिडक्शन छूट मिलता है, फिर नेट इनकम 250 से अब होगा, ओल्ड रिजिम के हिसाब से टैक्स पे करना होगा, 250 से बिलो तो टैक्स ही नहीं लगेगा ना, तो टैक्स आपका सिर्फ बिजनेस इनकम थोड़ी होता है, तो ये पर्सनल है इसीलिए डिसअलाउड हो जाएगा, कोई भी पर्सनल खर्चा है, घर का इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस हम पे किए बिजनेस का पैसा से, बिजनेस में दिखा दिए, एक्सपेंसेस से नहीं है, डिसअलाउड हो जाएगा, राइट। तो इस तरह बहुत सारे पेनाल्टी काट लिए, फाइन्स लग जाता है, ट्रांसपोर्ट देखोगे आप लोग के कलकत्ता में तो बहुत सारे ट्रांसपोर्ट में पेनाल्टी लगा देता है वो लोग, है ना, तो वो डिसअलाउड हो जाएगा, एक्सपेंसेस है बिजनेस का लेकिन डिसअलाउड है, पेनाल्टी है, फाइन है, राइट। तो इस तरह बहुत सारे एक्सपेंसेस डिसअलाउ कर देते टैक्स अथॉरिटी। रिजर्व, डोनेट किए किसी को, है ना, किसी को डोनेट किए तो ये भी डिसअलाउड हो जाएगा, अगर किसी को डोनेट किए तो ये भी डिसअलाउड हो जाएगा, अगर डोनेट किए वो भी डिसअलाउड हो जाएगा, क्यों डिसअलाउड हो जाएगा, नहीं जो डोनेशन है, ये जो डोनेशन है ये बाद में डिडक्शन अलाउ किया जाता है टोटल इनकम के बाद, ओके क्लियर है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन 22,000 टेकन फॉर परचेज ऑफ प्लांट, यहाँ दो चीज है, परचेज ऑफ प्लांट तो प्लांट जब तक हमको रेडी टू यूज हो रहे उस दिन तक जो इंटरेस्ट है ना वो प्लांट कॉस्ट में ऐड होगा, एक्सपेंसेस डिसअलाउ करेंगे, लेकिन अगर रेडी टू यूज हो गया इसके बाद जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो अलाउ होगा, तो यहाँ इसमें दो चीज हो रहे हैं, प्लांट इंस्टॉलेशन में, इंस्टॉलेशन रेडी टू यूज, जब तक प्लांट यूज करने लायक नहीं हो रहे हैं वहां तक जितना इंटरेस्ट पे किए वो प्लांट कॉस्ट में जोड़ोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, उस पर डिप्रिसिएशन तो आएगा लेकिन वो प्लांट कॉस्ट में वो एक्सपेंसेस अलाउ नहीं करोगे इंटरेस्ट, लेकिन अगर प्लांट इंस्टॉल होने के बाद भी इंटरेस्ट आगे पे करे, लोन है तो उसमें जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो आपका अलाउ किया जाएगा, तो इसमें लिखे डिसअलाउड इंटरेस्ट फॉर पीरियड फॉर एक्विजिशन टू रेडी टू यूज, डिसअलाउड और अदरवाइज अलाउड, ठीक है ना। यस, ये था आपका क्वेश्चन 6। नाउ 7 डिस्कस करते, 7 में क्या दे रहे हैं हम, इसमें ऑब्जेक्टिव का एक टाइप कर लेंगे और डायरेक्ट मेथड का एक क्वेश्चन कर देंगे, इसके बाद एक और वीडियो बना देंगे आज, उसमें इनडायरेक्ट मेथड भी करा देंगे, ठीक है। ओके नेक्स्ट 7, मिस रितुबाला खान सॉरी, एंगेज इन बिजनेस ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जूट बैग्स, और इन्होंने कुछ रिसर्च डेवलपमेंट के लिए खर्चा किए, कंप्यूट द डिडक्शन अवेलेबल, एक्चुअली रिसर्च एंड साइंटिफिक रिसर्च का सेक्शन है 35, 35(1), 35(2), 35(1)(a) बहुत सारे सेक्शन है, खैर 35 सेक्शन देख लिया, मतलब रिसर्च डेवलपमेंट का हो गया, साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा। द हेड्स ऑफ इनकम बिजनेस रन प्रोफेशन, ये बता रहे हैं ओल्ड रिजिम में है, न्यू रिजिम में अलाउ नहीं होता है, ये सारा डिडक्शन जो सीख रहे ना ये सब अलाउड, ये सब ओल्ड रिजिम में है, साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। यस, नाउ फर्स्ट, अमाउंट पेड टू आईआईटी खड़गपुर, आउटसाइड रिसर्च हो रहे हैं, फॉर साइंटिफिक रिसर्च पूरा अलाउ हो जाएगा, है ना, आउटसाइड है तो अपना बिजनेस पर्पस हो या नहीं भी हो अलाउ हो जाएगा ना, हाँ अगर जमीन है उसको छोड़ के बाकी अलाउड हो जाएगा। नेक्स्ट, अमाउंट पेड टू आईएसआई, इंडियन स्टैटिस्टिकल साइंटिफिक रिसर्च रिलेटिंग, नॉट रिलेटिंग टू बिजनेस, तो क्या मतलब नहीं, आउटसाइड दिए ना तो अलाउ हो जाएगा, अगर अपना ही बिजनेस में होता तो इस केस में बिजनेस रिलेटेड तभी होगा, नहीं तो नहीं, ये जो अगर
आईएसआई को दिए, इंडियन स्टैटिस्टिक इंस्टीट्यूट, वो अपने अपने लिए हो या अदर्स के लिए हो, वो अलाउ हो जाएगा। नेक्स्ट, ये भी शिवपुर में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, अमाउंट पेड टू IIEST शिवपुर फॉर साइंटिफिक रिसर्च, यस 100% अलाउ हो जाएगा। फिर अमाउंट पेड परचेज ऑफ लैंड इन हाउस रिसर्च, क्या बोले थे, जमीन खरीदे इन हाउस रिसर्च के लिए, तो डिसअलाउड हो जाएगा, ये अलाउ नहीं किया जाएगा। जमीन छोड़ के बाकी प्लांट होता, मशीनरी होता तो अलाउ होता। बोलो बोलो, समझ में आया? तो ये डिसअलाउ करोगे, नॉट अलाउड। और लास्ट, रेवेन्यू एक्सपेंसेस फॉर इन हाउस रिसर्च अलाउ हो जाएगा। ये मान लेंगे फॉर अपना ही बिजनेस पर्पज, इन हाउस है ना, तो ये अपना अपना बिजनेस का ही है, तो अलाउ हो जाएगा। बोलो क्लियर है? यहाँ आंसर एक लाइन में दिए, लेकिन ना आप लोगों को एक एक पॉइंट वाइज देना होगा, अलाउड डिसअलाउड, ठीक है ना। यहाँ और लिखे ऑल अलाउड 100% एक्सेप्ट परचेज ऑफ लैंड, राइट? क्लियर है? बोलो। अब आगे और 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन सीखेंगे। डिस्कस द एडमिसिबिलिटी ऑफ फॉलोइंग एक्सपेंसेस इन केस ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस ऑफ संदीप सरकार अंडर द रिलेवेंट प्रोविजन एक्ट 1961 IT एक्ट। कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स 50,000, वही 10,000 से ज्यादा डिसअलाउड हो जाएगा ना। सम 1 लाख इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर लोन वाज पेड फॉर 1 मंथ आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ सबमिशन, डिसअलाउड हो जाएगा। ड्यू डेट के बाद ही तो सबमिट किए ना, तो फिर अलाउ कैसे करेंगे? डिसअलाउड हो जाएगा, राइट? यस सर। नेक्स्ट, यहां आ जाओ। 9 25, एक ही जैसा क्वेश्चन देता है। 9 25,000 पेड कैश टू क्रेडिटर्स वन इन अ डे, वन टाइम ट्रांजैक्शन, 10,000 से ज्यादा कैश, डिसअलाउ करोगे, राइट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोपाइटर, सोल प्रोपाइटर, डिसअलाउड हो जाएगा। ये पार्टनरशिप होता तो पहले डिसअलाउड करते, बाद में सर्टेन एक्सटेंड अलाउ होता। हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म अभी नहीं सीखे, नेक्स्ट सेमेस्टर में जाके आप लोग सीखोगे, आगे आगे भी टैक्स है। पेनाल्टी डिसअलाउड हो जाएगा, कोई भी पेनाल्टी पे करते, डिसअलाउड एक्सपेंसेस, टैक्स उसको एक्सपेंसेस नहीं मानते हैं। क्लियर है? बोलो यस। तो बस इस तरह क्वेश्चन कुछ दे सकता है, कुछ आइटम्स दे दिया, बोलिए अलाउ होगा या डिसअलाउड होगा, बताओ, राइट? यस सर, ये हो गया। अब अभी हम लोग ना डिप्रिसिएशन सीखते, अब हम लोग डिप्रिसिएशन सीखते, इसको एक बार हटा देते। अब आ जाते नेक्स्ट पॉइंट, डिप्रिसिएशन। बोलो बोलो, समझ में आया? समझ में आया तो भाई लाइक करो, लाइक करो, कितना समझ में आया। तो अगर रिसर्च डेवलपमेंट रिलेटेड, रिसर्च साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड खर्चा दे रहे हैं, अब बोलो हो जाना चाहिए ना 100%। क्लियर है? यस यस लिखो, यस तो लिखो, यस। नेक्स्ट, नोट टू डेप्रिसिएशन एज पर टैक्स रूल। टैक्स में कुछ रूल है, अकाउंट्स में कुछ और रूल सीखे थे, यहाँ कुछ और रूल है। इसमें क्या रूल है? एक, डेप्रिसिएशन ऑलवेज चार्ज करते क्लोजिंग ब्लॉक ऑफ एसेट्स पे। डेप्रिसिएशन चार्ज करते किस पे? क्लोजिंग ब्लॉक ऑफ एसेट्स, क्लोजिंग ब्लॉक ऑफ एसेट्स। ब्लॉक ऑफ एसेट्स का मतलब क्या हो रहा है सर? ब्लॉक ऑफ एसेट्स का मतलब क्या हो रहा है सर? ब्लॉक ऑफ एसेट्स का मतलब ये एसेट्स का नेचरली एसेट्स सेम नेचर का है, सिर्फ सेम नेचर नहीं, और इसमें जो टैक्स रेट है, हम लोग टैक्स में जब डिप्रेशन करेंगे ना, ये सारा टैक्स रेट प्रिस्क्राइब बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी, यानी कि अपने हिसाब से डिप्रेशन चार्ज करेंगे। बोल दिया इस मशीनरी पे 15% करोगे, इस पे 30, इस पे 40, तो उसके हिसाब से ही करेंगे। ये बोल दिया आपका बुक्स है, तो बुक्स का लाइफ बुक्स है, प्रोफेशनल बुक्स खरीदे, तो इसमें 40% करोगे, तो 40% ही करेंगे, यानी कि हम 100%, 20, 30 कुछ भी लगा दे, ठीक है। और फिर बोल दिया बिल्डिंग में एक 5% होता है, 10%, एक 100%। तो दो कंडीशन, एक नेचर का एसेट्स होना चाहिए, बिल्डिंग तो बिल्डिंग, मशीनरी तो मशीनरी एक नेचर का। दूसरा, उसका रेट भी सेम होना चाहिए डेप्रिसिएशन एज पर टैक्स रूल, तो उसको एक ब्लॉक बोलोगे। अगर मशीनरी एक है, मशीनरी 1 15% का रेट है, मशीनरी 2 15% का रेट है, ये दोनों मशीन मिला के एक ब्लॉक बन जाएगा, वो एक ही साथ एक ब्लॉक में दिखा दोगे। लेकिन मशीन 3 उसमें 40% रेट है, तो ये वो दूसरा ब्लॉक बन जाएगा, तो मशीन का 2 ब्लॉक हो जाएगा। बिल्डिंग 1 5% का एक ब्लॉक है, बिल्डिंग 2 इसमें 10% का ब्लॉक है। जनरली 5 रेसिडेंशियल बिल्डिंग बिजनेस का है तो 5%, और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स होता है तो 10%, 2 ब्लॉक हो जाता है। अब न्यू रेसिडेंशियल बिल्डिंग और खरीदे तो ये ब्लॉक 1 में आ जाएगा, और न्यू बिल्डिंग बनाए या कंस्ट्रक्शन किए कमर्शियल पर्पस के लिए तो 2 में आ जाएगा। तो इस तरह सारा सारा एक रेट का एक ही नेचर जैसा एसेट्स, उसको एक ब्लॉक बोलते हैं। अब क्लोजिंग ब्लॉक कैसे करेंगे? बोलो क्लियर है? क्लोजिंग ब्लॉक,
हम लोग का प्रीवियस ईयर 23-24, तो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब 1/4/23 एट द बिगिनिंग रिटन डाउन वैल्यू मतलब ओपनिंग एसेट्स कितना था सारा ब्लॉक का देख लो। ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 मतलब डिफरेंट एसेट्स है, मतलब एक बिल्डिंग ब्लॉक, एक मशीनरी ब्लॉक, एक फर्नीचर ब्लॉक, 3 है ना। या हो सकता है मशीन का 2 ब्लॉक है, बिल्डिंग का 2 ब्लॉक है, इसके हिसाब से जितना ब्लॉक उतना कॉलम कर लोगे। सारा ओपनिंग वैल्यू लिख लो। अब ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे, न्यू एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर। एक चीज ध्यान देना, मतलब न्यू खरीदे या न्यू इंस्टॉल किए, न्यू इस साल के अंदर फिर न्यू ऐड किए अपना बिजनेस में, न्यू एक्विजिशन ऐड कर लोगे, राइट। लेकिन कंडीशन है, अगर न्यू एक्विजिशन है या इंस्टॉल कर रहे हैं, अभी तक रेडी हुआ नहीं, रेडी टू यूज हुआ नहीं, इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है, आगे रेडी टू यूज होगा तो उसको हटाओगे, उसको नहीं लेना। तो क्या लेंगे, न्यू एक्विजिशन है, रेडी टू यूज इन दिस ईयर हो गया तभी उसको जोड़ लेंगे। क्लियर है, बोलो यस, ऐड कर लेना, टोटल आ जाएगा। और अभी तक रेडी हुआ नहीं, बस बनाना मतलब इंस्टॉल करके जाएगा इंजीनियर, सब कुछ रेडी करके जब आगे यूज करने लायक होगा ना, वो नेक्स्ट ईयर में होगा, तो इसमें अभी नहीं देंगे, नेक्स्ट ईयर में एक्विजिशन माना जाएगा, राइट। बोलो नेक्स्ट, इससे लेस कर देंगे सेल प्रोसीड्स। अगर कुछ एसेट्स बेच दिए इसी ब्लॉक से, बिल्डिंग 1 ब्लॉक था, उसमें से एक बिल्डिंग बेच दिए, 2-3 बिल्डिंग मिलके एक ब्लॉक था, सेम रेट था ना, तो इसमें से एक बिल्डिंग बेच दिए, तो जितना बेचे उसका सेल प्राइस, इसमें सेलिंग प्राइस लेस करोगे, रिटन डाउन वैल्यू नहीं, सेलिंग प्राइस लेस कर दोगे। लेस करके जो वैल्यू आएगा दैट शुड बी क्लोजिंग ब्लॉक ऑफ एसेट्स, लेकिन क्लोजिंग रिटन डाउन वैल्यू नहीं, ये क्लोजिंग ब्लॉक ऑफ एसेट्स, ठीक है, क्लियर है। अब क्लोजिंग ब्लॉक ऑफ एसेट्स कैलकुलेशन किए, देखे एक जगह नेगेटिव आ गया, ये थर्ड में नेगेटिव आ गया, इसलिए हम ब्रैकेट में रखे। तो इस केस में क्या होगा सर, क्योंकि सेल प्राइस लेस करते ना, तो नेगेटिव आ सकता है। तो यहाँ अब पॉइंट आ जाओ, क्लोजिंग ब्लॉक फाइंड कर लो। इसके बाद डिप्रिसिएशन नॉट अलाउड इन द फॉलोइंग केसेस, क्या बोले, इसके बाद बोल रहे हैं डिप्रिसिएशन अलाउड नहीं किया जाएगा अगर ये 2 केस है, एक केस 1, केस 2, अदरवाइज डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे। फर्स्ट केस क्या बोल रहे हैं, अगर क्लोजिंग ब्लॉक नेगेटिव है, क्या बोले ना, क्लोजिंग ब्लॉक नेगेटिव हो गया तो उसको 0 मान लोगे, और जो सच नेगेटिव अमाउंट ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो उसी को गेन माना जाएगा। डिप्रिसिएबल एसेट्स बिजनेस का उसमें शॉर्ट टर्म ही आएगा, लॉन्ग टर्म नहीं, ऑलवेज शॉर्ट टर्म आएगा। हाँ, नॉन डिप्रिसिएबल एसेट्स है तो लॉन्ग टर्म, अदरवाइज शॉर्ट टर्म आएगा, डिप्रिसिएबल एसेट्स है तो क्या है, अगर क्लोजिंग ब्लॉक नेगेटिव आ गया, उस नेगेटिव को अब शॉर्ट टर्म, उस नेगेटिव अमाउंट को ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मान लोगे, और क्लोजिंग ब्लॉक को नील मान लोगे, 0 मान लोगे, ठीक है। और डिप्रिसिएशन इसमें अलाउ नहीं किया जाएगा, इस केस में कोई डिप्रिसिएशन अलाउ नहीं किया जाएगा। तो क्या बोले, अगर क्लोजिंग ब्लॉक नेगेटिव है, सच नेगेटिव अमाउंट ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और क्लोजिंग ब्लॉक 0 ट्रीट करोगे, इसमें उसके लिए क्लोजिंग ब्लॉक और नहीं आएगा, और डिप्रिसिएशन कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। ऊपर लिखे ना, डिप्रिसिएशन नॉट अलाउड इन दिस फॉलोइंग केसेस, यस सर। नेक्स्ट, इन केस ऑफ क्लोजिंग ब्लॉक पॉजिटिव तो डिप्रिसिएशन जनरली करते हैं, बट एक एक्सेप्शन है, क्लोजिंग ब्लॉक पॉजिटिव बट देयर इज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट्स एट क्लोजिंग डेट। मान लो एसेट्स, एक फर्नीचर था मेरा बिजनेस में, एक फर्नीचर था, ओपनिंग में था 20,000, अब अभी इस साल कुछ खरीदे नहीं, फर्नीचर ए था, फर्नीचर ए था, ठीक है। एक टेबल था मान लो अपना, उसका ओपनिंग डब्ल्यूडीबी कितना था, 20,000, आगे खरीदे थे 50, डिप्रिसिएशन लेस करके अभी 20 है। इस साल सोचिए इसको बेच देते, सेल कर दिए, और सेलिंग प्राइस मात्र 12,000, इसमें सेलिंग प्राइस तो लेस होता है ना, अकाउंट्स का रूल नहीं होता कि 20 का बेचे 12, 8,000 लॉस मान लेंगे और 20 चला गया, है ना, ऐसा नहीं है, डब्ल्यूडीबी नहीं देखते, सेल प्राइस लेस करो, तो क्लोजिंग ब्लॉक कितना हो गया, 8,000। तो क्लोजिंग ब्लॉक 8,000 है, और कोई न्यू एसेट्स खरीदे नहीं थे फर्नीचर, तो क्लोजिंग डेट में पॉजिटिव तो आया, क्लोजिंग ब्लॉक पॉजिटिव आया ना, यस सर। लेकिन क्या, ये जो फर्नीचर ए था उसी को तो बेच दिए, पूरा उसी एसेट्स को ही बेच दिए, तो फिजिकली एट द एंड ऑफ द ईयर मेरा बिजनेस में कोई फर्नीचर है, अदर फर्नीचर बात छोड़ो, एक इसी ब्लॉक, ये एक मान लो एक ब्लॉक था, इस ब्लॉक में और कोई फर्नीचर नहीं था, और इस ब्लॉक में और खरीदे भी नहीं, इस ब्लॉक में क्लोजिंग डेट में फिजिकली कोई फर्नीचर का एग्जिस्टेंस है ना, तो सर पूरा तो उसी को तो बेच दिए। तो जो क्लोजिंग ब्लॉक आया इसको क्या मान लोगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, इसमें भी कोई डिप्रिसिएशन नहीं चार्ज करोगे, और क्लोजिंग ब्लॉक कोई नील लिख लोगे। अगर क्लोजिंग ब्लॉक पॉजिटिव बट नो एग्जिस्ट फिजिकल एग्जिस्टेंस क्लोजिंग डेट, सच नेगेटिव अमाउंट शुड बी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, इसमें भी कोई डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे, और उसको 0 मान लोगे, क्लोजिंग ब्लॉक 0 आ जाएगा, राइट। बोलो बोलो बोलो, समझ में आया।
बस ये था केस। और सच नेगेटिव अमाउंट शुड बी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, राइट, ये तो लिख दिए थे। नेक्स्ट अब क्या देखना है, अब डिप्रीसिएशन। ये दो केस एक्सेप्शन, डिप्रीसिएशन नहीं करोगे, आइदर कैपिटल लॉस आएगा कैपिटल गेन आएगा, और अदर बाकी सारा केसेस में डिप्रीसिएशन करोगे। अब आ जाते हैं डिप्रीसिएशन रूल क्या बोल रहे हैं। डिप्रीसिएशन, इसमें दो तरह का डिप्रीसिएशन, एक नॉर्मल डिप्रीसिएशन और एक एडिशनल डिप्रीसिएशन। क्वेश्चन में एडिशनल देने से करोगे या कब एडिशनल नहीं देने से भी करोगे, वो समझना है। यानी कि एडिशनल दे दिया तो करना पड़ेगा और नहीं दिया तो नहीं करेंगे, ऐसा बात नहीं है। तो रूल समझेंगे। नॉर्मल डिप्रीसिएशन मतलब जो रेट बता दिया टैक्स अथॉरिटी उसके हिसाब से डिप्रीसिएशन करना, ठीक है। तो क्या है, अगर न्यू कुछ खरीदे, ये जो न्यू एक्विजिशन, ये जो न्यू खरीदे ना, ये जो न्यू खरीदे उस पे अलग से पहले डिप्रीसिएशन करेंगे। अगर न्यू एक्विजिशन उसको यूज किए बिलो 180 डेज इन दिस करंट ईयर, कितना दिन यूज किए, बिलो 180 डेज, तो उसमें रेट को हाफ कर दोगे। मतलब रेट हाफ करोगे, टाइम पीरियड नहीं, रेट को हाफ करोगे। मतलब 2 लाख का न्यू एक खरीदे थे और सिर्फ 30 दिन यूज हुआ था, तो बिलो तो 180 हो गया ना। तो 2 लाख पे अगर नॉर्मल रेट था 10%, तो उसमें 5% चार्ज करोगे। तो रेट अगर डिप्रीसिएशन शुड बी हाफ, ठीक है ना। अगर बिलो 180 डेज कोई भी न्यू एक्विजिशन में हो रहा है तो उसमें रेट क्या करोगे, हाफ कर दोगे। और इफ रेट ऑफ डिप्रीसिएशन एज पर टैक्स 10%, तो हियर इट शुड बी 5%। इसमें कितना करोगे, 5। अगर 20% तो इसमें हो जाएगा 10%। अगर 15% तो हो जाएगा 7.5%। पीरियड टाइम देखोगे नहीं कि 30 डेज तो 1 मंथ 1/12, नो 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 नो। जितना का एसेट्स न्यू एक्विजिशन जिसका वैल्यू कॉस्ट देखो कितना था, 180 बिलो यूज किए तो उसमें हाफ रेट कर दोगे, राइट। और बाकी ये जो न्यू एक्विजिशन जिसमें 180 डेज से बिलो है इस पे हाफ, लेकिन 180 से अबव हो गया, 180 और अबव हो गया, चाहे न्यू एक्विजिशन है उसमें भी फुल रेट करोगे, और ओपनिंग से बाकी जो था सब में फुल रेट करोगे। तो कुछ देखना नहीं है, जितना न्यू एक्विजिशन का कॉस्ट उसको बैलेंस क्लोजिंग ब्लॉक से, मतलब क्लोजिंग ब्लॉक से न्यू एक्विजिशन का जितना था 180 डेज से बिलो इसकी, वो माइनस कर दो, बैलेंस जितना क्लोजिंग ब्लॉक है उसमें फुल रेट से डिप्रिसिएशन कर लो। हो गया आपका डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन, क्लियर है, यस। आगे अब एडिशनल डिप्रिसिएशन, तो ये तो रेट रेट प्रिस्क्राइब बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी, उसी रेट का ही करोगे। अब लोग का जनरली क्वेश्चन में वो रेट दिया रहेगा। अब ऐसे एडिशनल डिप्रिसिएशन, तो एडिशनल डिप्रिसिएशन क्या बोलते हैं, इट शुड बी अलाउड, इट इज अलाउड ऑन मेंटेनिंग, सॉरी, ऑन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ बिजनेस। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, आप प्रोडक्शन करते हो, तो एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो न्यू एक्विजिशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग, मतलब न्यू यूनिट ऑफ, एक न्यू यूनिट इंस्टॉल कर रहे हो, न्यू प्लांट इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए। तो आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो प्लांट एंड मशीनरी अगर इंस्टॉल करोगे न्यू, तो ओनली उसी केस में एडिशनल डिप्रिसिएशन आएगा, ना फर्नीचर ना अदर्स उसमें नहीं आएगा, ठीक है ना। तो सिर्फ न्यू एक्विजिशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अगर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तभी आएगा, अदर्स में नहीं आएगा। समझ में आया ना आप, यस। अब इसमें रेट दे दिया क्वेश्चन में तो ठीक है, देगा तो यही रेट देगा, और नहीं भी दिया क्या रेट होगा, एडिशनल डिप्रिसिएशन का रेट है 20%। एडिशनल डिप्रिसिएशन रेट कितना हो गया, जो भी न्यू एक्विजिशन है उसका क्या करोगे, 20% करोगे। अगर वो यूज हो गया अबव 180 डेज से ज्यादा, 180 डेज और अबव, और वही 180 डेज से बिलो यूज किए, न्यू एक्विजिशन है ना, 180 से बिलो यूज किए, तो 20% का आधा, इसमें रेट फिक्स है 10% है ना। ऊपर नॉर्मल रेट तो अलग अलग एसेट्स का अलग अलग रेट है, लेकिन यहाँ न्यू एक्विजिशन पे मशीनरी के लिए 20% दी है। और अगर बिलो 180 यूज किए तो हाफ डिप्रिसिएशन 10% इस साल अलाउ करोगे करंट ईयर में, और जो बाकी 10% हाफ वो नेक्स्ट ईयर में अलाउ करोगे, इस साल नहीं, नेक्स्ट ईयर मिलेगा आपको डिडक्शन, ठीक है ना, क्लियर है। तो न्यू एक्विजिशन है, अगर वो सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस यूनिट का है, आदर्स का नहीं है। हम कोचिंग सेंटर चला रहे, मशीन लेके आए, एसी लगाए, तो मशीनरी तो मानोगे ना, लेकिन उसमें एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं आएगा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होना जरूरी है, क्लियर है, यस। और उसमें कितना परसेंट इसमें रेट है, 20% एडिशनल मिलेगा। लेकिन अगर 180 और अबव यूज किए तो, अगर 180 से बिलो तो इस साल हाफ 10% करोगे, और नेक्स्ट ईयर बाकी 10% आपको अलाउ किया जाएगा। तो ये था एडिशनल डिप्रिसिएशन का रूल, क्लियर है, क्लियर है, बोलो बोलो बोलो, यस। अब आ जाते हैं डायरेक्ट, इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, हम लोग इसमें डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन करते। तो अपना जो रिवीजन सीट था उसमें है क्वेश्चन, उसी से ही हम कर रहे हैं। जो रिवीजन सीट था उससे हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक डायरेक्ट मेथड का
क्वेश्चन भी हम देंगे, एक डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। डेप्रिसिएशन सीख ले तो आसान रहेगा, ठीक है। यस सर। ना क्वेश्चन, क्वेश्चन इसमें है